नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं खबरें अनकही। खबरें जो सिर्फ जानने वाली नहीं है, समझने वाली भी हैं, शांति से, विस्तार से। आज खबरें अनकही में मैं आपको बताऊंगी दितवाह चक्रवात के बारे में और उससे कितनी तबाही हुई है और क्या भारत को उससे खतरा है। इस सब पर बात होगी आज संसद में हुए हंगामे की और साथ ही एक ऐसे नए बिल की जो सीधे सीधे हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा है। इमरान खान की जिंदगी को लेकर एक अजीब सी असमंजस की स्थिति बरकरार है। बात करेंगे आज उस पर भी और बताऊंगी आपको कि क्या है एलन मस्क का इंडिया कनेक्शन और क्यों है उनके बेटे का मिडिल नेम शेखर। इन सभी दिलचस्प खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, महाराष्ट्र और बिहार की हार से विपक्ष बौखला गया है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया और बोली, मुद्दों पर चर्चा करना ड्रामा नहीं है। फिर अखिलेश यादव ने कहा, हमें पता है कि असली ड्रामा कौन कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की। अधिकारियों ने शाहीन के भाई और पिता से पूछताछ की। उधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हम और आप आज अपने अपने घरों और दफ्तरों में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। एक ऐसा तूफान जिसने 48 घंटे के अंदर वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। चक्रवाती तूफान दितवाह यानी लगून, जिसका मतलब होता है खारे पानी की झील। यह नाम यमन देश ने दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चक्रवाती तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसका भी एक सिस्टम होता है। तो ये नाम दितवाह सुनने में शायद नया लगे, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है उसने पुरानी और डरावनी यादें ताज़ा कर दी हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये तूफान इतना खतरनाक क्यों बन गया, श्रीलंका में इसने क्या बर्बादी मचाई और सबसे ज़रूरी बात, क्या अब भारत, खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों को डरने की ज़रूरत है। इस पूरे वीडियो में मैं बेहद आसान तरीके से आपको समझाऊंगी कि आखिर समुद्र में ऐसा क्या हुआ जो हवाएं इतनी तेज़ हो गई। हम ये भी जानेंगे कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हम अपने पड़ोसी की मदद कैसे कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वहां जहां इस तूफान ने सबसे गहरा जख्म दिया है, यानी श्रीलंका। जब कोई तूफान जमीन से टकराता है तो वो सिर्फ तेज हवा नहीं लाता, बल्कि अपने साथ समंदर का पानी और भारी बारिश भी साथ लाता है। श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में बिल्कुल यही हुआ। खबरों के मुताबिक वहां हालात बहुत खराब है। 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। सोचिए, एक ही झटके में सैकड़ों परिवार बिखर गए। वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बारिश इतनी तेज थी कि जमीन खिसक गई, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। पहाड़ों की मिट्टी गीली होकर नीचे आ गई और कई घर उसमें दब गए। करीब 10 लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं, यानी 10 लाख लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। किसी का घर टूट गया, किसी की दुकान बह गई, तो कोई रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। कोलंबो जैसे बड़े शहर में भी पानी भरा हुआ है और बिजली के खंभे उखड़ जाने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया है। ये कुदरत का वो रूप है जो हमें बताता है कि हम आज भी उसके सामने कितने बौने हैं। अब बात भारत की, जो कि हमेशा से एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाता आया है। जैसे ही भारत को पता चला कि श्रीलंका में हालात बेकाबू हो रहे हैं, भारत सरकार ने तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हमने वहां एक खास मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के विमान वहां पहुंचे। मदद के नाम पर भारत ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि दवाइयाँ, खाना, पीने का साफ पानी और ज़रूरी सामान भी भेजा। हमारी मेडिकल टीमें भी वहां गई हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ हाथ मिलाना नहीं होता, बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे के आंसू पोंछना ही असली कूटनीति है। भारत ने अपनी नेवी और एयरफोर्स के जरिए ये साबित किया है कि हम इस क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं,
यानी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले दोस्त। अब आते हैं अपने देश पर। क्या हमें दितवा से डरना चाहिए? तो अच्छी खबर तो यह है कि भारत के तटों तक आते आते दितवा तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी में पिछले 2 दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि घर पर रहो, बाहर मत निकलो। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकनी पड़ी हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। हालांकि हमारे यहाँ जान माल का नुकसान श्रीलंका जितना नहीं हुआ है, फिर भी तमिलनाडु में दीवारें गिरने और करंट लगने जैसी घटनाओं में कुछ लोगों की जान गई, जो बहुत दुखद है। आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाएं चल रही हैं और मछुआरों को समंदर में जाने से सख्ती से मना किया गया है। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस साल दितवा इस क्षेत्र में आने वाला तीसरा चक्रवाती तूफान है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नवंबर दिसंबर में ही तूफान क्यों आते हैं? तो इसे भी आसान भाषा में समझाती हूँ आपको। देखिए, साल के इस समय हमारे देश से मॉनसून वापस जा रहा होता है, जिसे हम रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, और इसी वक्त बंगाल की खाड़ी का पानी काफी गर्म होता है। विज्ञान का एक सीधा नियम है, गर्मी से हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा तेज रफ्तार से चलती है। बस इसी गोल गोल घूमती हवा को हम चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। समंदर की गर्मी ने दितवा को जन्म दिया और उसे ताकत दी। क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में आ रहे बदलाव ने इसे और खतरनाक बना दिया। समंदर जितना ज्यादा गर्म होगा, तूफान उतना ही ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल हो। यही वजह है कि अब हमें हर साल ऐसे तूफान देखने को मिल रहे हैं। तूफान सिर्फ न्यूज की हेडलाइन नहीं होते, ये आम आदमी की जेब और पेट पर लात मारते हैं। जरा उस किसान के बारे में सोचिए, जिसकी धान की फसल कटने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो पानी में डूबी हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले दिनों में सब्जियां और चावल महंगे हो सकते हैं। फिर उस दिहाड़ी मजदूर को देखिए, जिसे आज काम नहीं मिलेगा क्योंकि शहर बंद है, या वो ऑटो वाला जिसकी गाड़ी पानी में फंस गई है। आर्थिक नुकसान का असली आंकड़ा तो बाद में आएगा, लेकिन एक आम परिवार के लिए तो एक दिन का नुकसान भी बहुत भारी होता है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अलग, ये वो असर है जो टीवी पर कम दिखता है, लेकिन महसूस बहुत गहरा होता है। तो अब आगे क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अच्छी बात यह है कि दितवा अब कमजोर पड़कर डीप डिप्रेशन में बदल रहा है, यानी अब इसमें वो भयानक हवाएं नहीं होंगी, लेकिन बारिश अभी रुकेगी नहीं। अगले 24 घंटे तक तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में रुक रुक कर तेज बारिश होती रहेगी। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। अभी पिकनिक मनाने का वक्त नहीं आया है। वाटर लॉगिंग की समस्या अब भी रहेगी। प्रशासन पंप लगाकर पानी निकाल रहा है। बीमारी ना फैले, इसके लिए दवाइयों का छिड़काव भी किया जाएगा। तो अगले कुछ दिन सावधानी वाले ही रहेंगे। दितवा ने हमें 2 तस्वीरें दिखाई। एक तरफ श्रीलंका है, जहां तैयारी की कमी और कुदरत के कहर ने सैकड़ों जानें ले ली। दूसरी तरफ भारत है, जहां सही समय पर चेतावनी और तैयारी ने हजारों जानें बचा ली। इससे साबित होता है कि हम कुदरत से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उससे बचने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम अपने समंदर को जितना गर्म करते जाएंगे, कुदरत उतनी ही शिद्दत से पलटवार करती जाएगी। ये तूफान कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग बेल यानी चेतावनी की घंटी है। आज हमने अपनी तकनीक से जाने तो बचा ली, लेकिन क्या हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, जो किसी भी तरह से शीत नहीं था। सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार गर्मागर्मी हुई, हंगामा हुआ। विपक्ष एक खास मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था, जो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था, जिस वजह से दोनों सदनों में खूब शोर शराबा हुआ और कई बार कार्रवाई को रोकना पड़ा। यह टकराव सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी देखने को मिला। सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि देश संसद से ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी चाहता है। मतलब देश चाहता है कि संसद में काम हो, हंगामा नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को क्या नसीहत दी। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हो, पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने तुरंत पलटवार किया। संसद पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दों पर चर्चा की मांग करना ड्रामा नहीं है। उनका इशारा साफ था कि सरकार बहस से बच रही है। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संसद पहुंचे, जहां उन्होंने SIR पर यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को घेरा। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा वाले बयान पर सवाल आया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो SIR में और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो BLO ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? यानी विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ही मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस सियासी खींचतान का असर क्या होगा। संसद वो जगह है जहां जनता से जुड़े कानून बनते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर वहां सिर्फ हंगामा होगा तो जरूरी काम रुक जाते हैं, जिसका नुकसान आम जनता को ही होता है, देश को होता है। ये शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। देखना ये होगा कि इस दौरान संसद में डिलीवरी होती है या सिर्फ ड्रामा जारी रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस बार सरकार एक बहुत बड़ा और नया बिल लाने की तैयारी में है। इसका नाम है हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। सुनने में नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है, आपकी सेहत और देश की सुरक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार को इस नए बिल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये कोई नया टैक्स है जो आपकी जेब पर असर डालेगा? ये बिल क्या है और सरकार इसे क्यों ला रही है, इसको आपको समझाती हूँ। पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको पता है टैक्स और सेस में क्या फर्क होता है? अगर नहीं पता तो मैं पहले बता देती हूँ। ये टैक्स वो पैसा है जो सरकार आपसे लेती है और उसे किसी भी काम में खर्च कर सकती है। मतलब सड़क भी बना सकती है उससे, आपको सैलरी भी दे सकती है या दूसरे विकास कार्यों में लगा सकती है। लेकिन सेस थोड़ा अलग होता है। इसे आप घर के गुल्लक या पिगी बैंक की तरह समझिए। जिस नाम पर सेस लिया जाता है वो पैसा सिर्फ उसी काम पर खर्च हो सकता है। जैसे अगर सरकार आपसे हेल्थ सेस ले रही है तो वो पैसा सिर्फ अस्पतालों और दवाइयों पर ही खर्च होगा, कहीं और नहीं। ये टैक्स पर लगने वाला टैक्स होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल जब GST आया था तो सरकार ने एक कॉम्पनसेशन सेस लगाया था। ये सेस इसलिए लगाया गया था ताकि राज्यों को GST लागू होने से जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन अब ये पुराना सेस खत्म होने वाला है। सरकार कह रही है कि टैक्स तो हम उतना ही लेंगे, लेकिन अब उसका नाम और मकसद बदल जाएगा। पुराने सेस की जगह अब ये नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस ले लेगा। यानी जो पैसा पहले राज्यों को हर्जाने के तौर पर दिया जाता था, अब वो पैसा देश की सेहत और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। अब सवाल यह है कि सेहत और सुरक्षा को एक साथ क्यों जोड़ा गया? तो इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, कोरोना के बाद हमने देखा कि देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पैसे की जरूरत है। भविष्य में किसी भी महामारी से लड़ने के लिए अस्पताल तैयार होने चाहिए। दूसरी वजह है नेशनल सिक्योरिटी। दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, हमारी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सेना को अत्याधुनिक हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसलिए सरकार ने सोचा कि एक ही बिल के जरिए इन दोनों बड़े खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। अब आप डर रहे होंगे कि क्या इससे आटा, दाल या दूध महंगा हो जाएगा?
तो राहत की सांस लीजिए। ये सेस आम चीजों पर नहीं बल्कि सिन गुड्स यानी उन चीजों पर लगेगा जो सेहत के लिए नुकसानदायक है, जैसे पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा। इन चीजों पर पहले भी भारी टैक्स था और अब ये नया सेस भी इन्हीं पर लगेगा। मतलब ये सभी सेहत के लिए हानिकारक चीजें और महंगी हो जाएंगी। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात और है, इस बार सरकार टैक्स पान मसाला कंपनियों की बिक्री पर नहीं बल्कि उनकी मशीनों की कैपेसिटी पर लगा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मशीन 100 पैकेट बना सकती है तो आपको टैक्स 100 पैकेट के हिसाब से देना होगा, चाहे आप असल में कम ही क्यों ना बनाएं। इससे टैक्स चोरी भी रुकेगी। आम आदमी के लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर इसका सीधा असर पड़ने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं है। हाँ, अगर आप तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये शौक अब और महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो जो पैसा इकट्ठा होगा वो आपके ही सरकारी अस्पतालों और देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगेगा। तो एक तरह से बुरी आदतों से पैसा लेकर अच्छी चीजों पर लगाने का प्लान है। इसमें मेरा नजरिया तो यही है कि ये बिल एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। सरकार शायद कुछ हद तक टैक्स चोरी भी रोक पाएगी और देश के दो सबसे जरूरी स्तंभ सेहत और सुरक्षा इनको मजबूत कर पाएगी। और इस बहाने शायद कुछ लोग ये जो सिन गुड्स हैं इनका इस्तेमाल करना, इनका सेवन करना छोड़ दें, क्योंकि ये तो पहले ही हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। बस देखना ये होगा कि जब पैसा इकट्ठा होता है तो क्या सच में अस्पतालों की हालत सुधरती है या नहीं। क्योंकि टैक्स लेना तो आसान है, उसका सही इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सिन गुड्स पर टैक्स लगाकर हेल्थ का बजट बढ़ाना सही है? कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल गूंज रहा है। आखिर अदियाला जेल की चार दीवारी के पीछे चल क्या रहा है? वहां बंद इमरान खान की हालत कैसी है? पिछले कुछ दिनों से इस पर एक अजीब सी खामोशी है। ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो और ना ही कोई भरोसेमंद खबर। और जब ऐसी खामोशी होती है तो जन्म होता है खौफनाक अफवाहों का। पहले खबर उड़ी कि इमरान खान की मौत हो गई है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं। कोई कह रहा है उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, तो कोई कह रहा है कि उन्हें जेल की काली कोठरी में तड़पाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इन दावों में कितना सच है, इमरान खान की बहनें सड़क पर क्यों रो रही हैं और वो कौन सा सोशल मीडिया पोस्ट है जिसने पाकिस्तानी सेना और इमरान के बीच की लड़ाई को पर्सनल वेंडेटा यानी ज्यादती दुश्मनी बना दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने रातों रात पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। नवंबर के आखिरी हफ्ते में खबर उड़ी कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है। यह अफवाह इतनी तेज थी कि उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये खबर उड़ी क्यों? क्योंकि पिछले कई हफ्तों से किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जब एक पॉपुलर लीडर जो पहले से ही सरकार और सेना के निशाने पर हो अचानक गायब हो जाए तो लोगों का डरना लाजमी है। इस डर को और हवा तब मिली जब अफगानिस्तान के एक मीडिया आउटलेट ने दावा किया कि इमरान खान के साथ जेल में कुछ बहुत बुरा हुआ है। हालांकि जैसे ही अफवाह फैली तो अदियाला जेल के प्रशासन ने तुरंत एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान पूरी तरह स्टेबल और हेल्दी हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर वो ठीक है तो उन्हें दुनिया के सामने लाया क्यों नहीं जा रहा? जेल से उनकी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आ रही है। यही वो गैप है जहां से शक पैदा होता है। इसी शक की बिना पर इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खान जब उनसे मिलने जेल पहुंची तो उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने जेल के बाहर शांति से विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें घसीटा और गिरफ्तार कर लिया। अलीमा खान ने चेतावनी दी है कि अगर मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये बताता है कि परिवार अंदर से कितना डरा हुआ है। अब जरा उस जगह को समझते हैं जहां उन्हें रखा गया है। आपने अक्सर फिल्मों में एक शब्द सुना होगा, काल कोठरी। इसका मतलब है कि कैदी को बाकी जेल से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है, जहां ना बात करने के लिए कोई साथी, ना दिन रात का पता और ना कोई खबर। इमरान खान के परिवार का दावा है कि उन्हें अदियाला जेल में ऐसी ही हालत में रखा गया है। उनकी बहन नौरीन नियाजी ने बताया कि इमरान को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया है जहां बिजली तक नहीं है। सोचिए, एक 72 साल का बुजुर्ग आदमी जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है और उससे भी पहले एक महान क्रिकेटर रहा है, उसे घोर अंधेरे में रखा जा रहा है।
ये सिर्फ शारीरिक सजा नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ताकि इंसान पूरी तरह टूट जाए और हर तरीके से हार मान ले। लेकिन इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसी लकीर जो इमरान खान ने खींच दी है, जिसके बाद उनकी वापसी का रास्ता लगभग बंद हो गया है। लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बची है, यह पूरी तरह से पर्सनल हो चुकी है और इसकी वजह है इमरान खान के हैंडल से किया गया वो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट। कुछ महीनों पहले इमरान खान ने जेल से एक मैसेज भिजवाया और उसमें सीधे तौर पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आसिम मुनीर उनकी पत्नी बुशरा बीबी को निशाना बना रहे हैं। इमरान के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आसिम मुनीर आईएसआई चीफ थे तब उन्होंने बुशरा बीबी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन बुशरा ने मिलने से मना कर दिया था। इमरान का दावा है कि उस रिजेक्शन का बदला अब लिया जा रहा है। काफी फिल्मी नहीं लग रही है पूरी कहानी? इमरान ने साफ कहा कि उनकी पत्नी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें महीनों तक जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए ताकि मुनीर अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके। इमरान ने यह आरोप लगाकर रेड लाइन क्रॉस कर दी। तभी से उनके खिलाफ ज्यादतियां बढ़ती चली गईं। पाकिस्तान में जब कोई नेता सीधे आर्मी चीफ के कैरेक्टर पर हमला करता है तो इसे रेड लाइन क्रॉस करना माना जाता है और यही इमरान ने कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इमरान के साथ अचानक क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक पैटर्न है। जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला होता है तो सरकार और सेना सख्ती बढ़ा देती है। इमरान खान ने 24 नवंबर को एक फाइनल कॉल दी थी डू और डाई प्रोटेस्ट की। सरकार को डर था कि अगर इमरान का कोई वीडियो या ऑडियो बाहर आया तो लोग बेकाबू हो जाएंगे, इसीलिए बाहरी दुनिया से उनका संपर्क काट दिया गया। ना वकील मिल सकते हैं, ना परिवार और ना डॉक्टर। और जब संपर्क टूटता है तो जहर देने या मौत की अफवाहें अपने आप फैलने लगती हैं। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पहले भी ये कह चुकी हैं कि खाने में टॉयलेट क्लीनर जैसी चीजें मिलाकर उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई थी और ये डर आज भी कायम है। अभी जो हालात हैं उसमें इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम जो लंदन में हैं वो भी लाचार महसूस कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उनके पिता की जान बचाई जाए। ये उनके लिए कितना मुश्किल वक्त होगा हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान की राजनीति में बदले की भावना कोई नई बात तो है नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, नवाज शरीफ को देश निकाला दिया गया, लेकिन इमरान खान का मामला थोड़ा अलग हो गया है। वो जेल के अंदर से भी उतनी ही ताकतवर आवाज बने हुए हैं जितनी वो बाहर थे। सवाल ये नहीं कि इमरान को जेल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सवाल ये है कि क्या एक न्यूक्लियर पावर देश अपने सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? अगर इन अफवाहों में जरा सी भी सच्चाई निकली या जेल में उन्हें कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान में जो आग लगेगी उसे बुझाना किसी भी आर्मी चीफ या सरकार के बस की बात नहीं होगी। फिलहाल अदयाला जेल की वो काली कोठरी सिर्फ इमरान खान को कैद नहीं किए हुए है, बल्कि उसने पूरे पाकिस्तान के लोकतंत्र को कैद कर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनकी सुरक्षा का पुख्ता सबूत सामने आए ताकि ये डर का माहौल खत्म हो सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या दाल में वाकई कुछ काला है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही सरल और सहज विश्लेषण के लिए कड़क को अभी सब्सक्राइब भी करें। एलन मस्क, हम जब ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान, इलेक्ट्रिक कारें, रॉकेट या फिर स्पेस की बातें। लेकिन आज एलन मस्क एक बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में है और वजह है उनका बेटा, जिसका मिडिल नेम रखा गया है शेखर। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टनर की भारतीय जड़ों का भी खुलासा किया है एक इंटरव्यू में। चलिए समझते हैं पूरा माजरा क्या है और भारत से इसका क्या कनेक्शन है। टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में बताया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस और उनका एक बेटा है जिसका मिडिल नेम शेखर रखा गया है। अब ये नाम सुनते ही लोगों के मन में सवाल आए कि भला मस्क जैसे अमेरिकन बिजनेसमैन ने अपने बच्चे का मिडिल नेम हिंदी में क्यों रखा? तो इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, शिवॉन जिलिस का भारतीय कनेक्शन और दूसरी, एक महान वैज्ञानिक की याद। एलन मस्क ने खुद बताया कि शिवॉन भारतीय मूल की हैं। उनके पिता कनाडा से हैं, लेकिन उनकी मां की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। शिवॉन फिलहाल मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में डायरेक्टर हैं। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में काम करती हैं। उनकी भारतीय विरासत को मस्क ने काफी रिस्पेक्ट दी है।
अब आते हैं नाम शेखर की असली कहानी पर। तो एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा है भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के नाम पर। चंद्रशेखर को प्यार से चंद्र और शेखर भी कहा जाता था। वो 20वीं सदी के सबसे महान एस्ट्रोफिजिस्ट में एक थे। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उन्होंने स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की। उन्होंने बताया कि कैसे तारे अपनी जिंदगी खत्म करके ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। इस काम के लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज मिला। चंद्रशेखर ने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बिताई, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय पहचान कभी नहीं छोड़ी। उनकी रिसर्च ने स्पेस साइंस को नई दिशा दी। नासा ने उनके सम्मान में एक स्पेस टेलीस्कोप का नाम भी चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी रखा है। एलन मस्क खुद स्पेस और साइंस के बहुत बड़े फैन हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स रॉकेट्स बनाती है और एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजती है। चंद्रशेखर जैसे वैज्ञानिकों की रिसर्च ने ही आज की स्पेस एक्सप्लोरेशन को संभव बनाया है। तो एलन के लिए अपने बेटे का नाम शेखर रखना एक तरह से उस महान वैज्ञानिक को एक श्रद्धांजलि देना, एक ट्रिब्यूट देना है। इससे पहले मस्क ने अपने बच्चों के नाम अजीबोगरीब रखे हैं। उनके एक बेटे का नाम तो मतलब कुछ है लंबा सा, जिसको शॉर्ट में एक्स है। उनके बाकी बच्चों के नाम भी काफी अलग टाइप के हैं, लेकिन शेखर जैसा सीधा और मीनिंगफुल नाम रखना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि इंडियन डायस्पोरा यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों के काम का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय हैं, लेकिन यह खबर उससे थोड़ी अलग है। ये पर्सनल है। ये किसी कंपनी को चलाने की बात नहीं है, ये अपनी अगली पीढ़ी को एक भारतीय पहचान देने की बात है। शिवोन जिलिस, जो मस्क की न्यूरालिंक जैसी बड़ी कंपनी में टॉप पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों को कभी छोड़ा नहीं। और अब एलन मस्क का ये कदम बताता है कि पश्चिम के लोग यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जिन्हें हम कहते हैं, हमारी संस्कृति को कितने चाव से अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अब एलन मस्क भी इंडिया वाले हो गए, लेकिन मजाक से हटकर देखें तो ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे प्यारा उदाहरण है। दूरियां मिट रही हैं और संस्कृतियां मिल रही हैं। इस नाम के जरिए एक छोटा सा बच्चा जो शायद अमेरिका में बड़ा होगा, उसे हमेशा याद रहेगा कि उसका नाता भारत से है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तरक्की कितनी भी कर लो, चाहे मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी हो, इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता। मेरा मानना है कि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये हमारी पहचान होती है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है, हमारी अपनी जड़ों से जोड़ती है, अपनी विरासत से जोड़ती है। एलन मस्क का अपने बेटे को मिडिल नेम शेखर देना हर उस भारतीय के लिए गर्व की बात है जो अपनी संस्कृति से प्यार करता है। ये बताता है कि भारत की सॉफ्ट पावर अब सिर्फ योग या खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे अमीर परिवारों के आंगन तक पहुंच चुकी है। खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको संसद से आई एक तस्वीर दिखाती हूँ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को गाड़ी में लेकर संसद भवन पहुंच गई। भाई देखिए, पूरे देश में इतना बवाल मचा हुआ है स्ट्रे डॉग्स को लेकर, डॉग्स की सिक्योरिटी को लेकर। अब इन्होंने ये नया विवाद खड़ा कर दिया। जब इस पर सवाल उठे तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा, गूंगा जानवर अंदर आ गया तो उसमें क्या तकलीफ है, इतना छोटा सा तो है, ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो और हैं संसद के अंदर। इसके बाद बीजेपी की तरफ से रेणुका चौधरी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है।